अशरफ भाई, आप जो है आम आदमी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आपकी पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस में भी शामिल है। और जिस तरीके से अभी जो हाल ही में जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, और अगर हम बात करें कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे आपकी पार्टी ने यहाँ के जो शरद पवार ग्रुप के जो नेता हैं, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, उनको अपना पूरा समर्थन दिया था, उनके लिए प्रचार प्रसार किया था, और उनकी प्रचंड जीत भी हुई। उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका खुश आमदीद है कि आप आए, शुक्रिया बहुत बहुत। जीत, देखिए इंडिया गठबंधन एक की जीत यहाँ जो प्रचंड हुई है जितेंद्र आवाड़ साहब की, यहाँ के जो आवाम है ये पूरी तरह से इससे पता चलता है कि सेकुलर है, कम्युनल को पसंद नहीं करती है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ और देखने को मिली कि जो भी इनके मुकाबले में कैंडिडेट थे वो एकदम इलेक्शन के दौरान आए। आपका इशारा नजीमुल्ला की तरफ है। जो भी थे और पहले से नहीं थे और एक बैग आए। और रही बात कि एक कनेक्टिविटी होती है पब्लिक से, तो मैं जहाँ तक प्रचार में गया जितेंद्र आवाड़ साहब के प्रचार में, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के प्रचार में, तो देखने में ये आया कि कनेक्टिविटी जो जनता से है वो शायद ही किसी नेता के पास हो। दूर से तो अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन जब करीब होता है तो जनता से जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह से कनेक्ट हैं, वो किसी नेता में देखने को नहीं मिलता है। और रही बात यह कि आप किसी भी चीज को अगर सामने वाले को हराना तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा इशू उनके खिलाफ था नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये कि नजीमुल्ला साहब ने मेहनत नहीं की थी चुनाव में? अब देखिए, चुनाव के दौरान जो मेहनत होती है और जो एक आदमी 10-15 साल से लगा हुआ है, जनता उसको बाय फेस बाय नेम हर तरह से पहचानती है और वो पहचानते हैं, तो इसमें और उसमें फर्क है। दूसरी बात है पार्टी का भी असर। एक तो इंडिया गठबंधन और एक महायुति। महायुति एक कम्युनल हुकूमत बनने जा रही है। आपने देखा जगह जगह उसके जो यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में क्या जुल्म हो रहा लोगों पे, तो उसके खिलाफ भी था। नहीं, मेरा आपसे जो सवाल था, आखिर इस जो प्रचंड जीत हुई है जितेंद्र आवाड़ साहब की, उसका कारण क्या है? देखिए, फर्स्ट कहा तो ये कि कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो जाहिर सी बात है कि ये कम्युनल नहीं है। दूसरा ये है कनेक्टिविटी है। और 15 साल से यहाँ के विधायक भी, हाँ, 15 साल के विधायक हैं और लोगों ने कहा कि ये तो सुख दुख में खड़े रहते हैं हमेशा। इस वजह से हम तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये पर्सनली उनका एक है कि जनता से जुड़े रहते हैं और किसी रात बिरात कभी जरूरत पड़ी तो वो खड़े रहते हैं। अच्छा अशरफ भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नजीमुल्ला साहब जो है, जो अजित पवार ग्रुप के मतलब नेता है, वो उनकी जो हार हुई है, जो करारी हार हुई, उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, एक कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के उस पे अगर देखा जाए, कैंडिडेट को जो कंपेयर करते हैं, एक आदमी लगा हुआ है और एक आदमी नया आया है, और ऐसी कोई छवि नहीं है कि बहुत लोगों को यकीन हो कि उनसे अच्छा कर पाएंगे, उनसे अच्छा करने का भरोसा नहीं दिला पाए। एक वजह यह है। दूसरे ये है कि जिस तरह से अजित पवार को इस्तेमाल किया गया, बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक उसको समझ रही थी। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि अगर नजीमुल्ला की पार्टी का मतलब बीजेपी के साथ अलायंस में होता तो शायद वो जीत भी सकते थे, ऐसा भी लोगों का कहना है। आपको नहीं लगता कि वो जो बीजेपी का जो टैग लगा हुआ था नजीमुल्ला के ऊपर, वो हार का कारण बना? मुझे एक इसमें थोड़ा सा डिटेल बताने में, 2019 में हम लोग इलेक्शन लड़े थे और मेरी समझ में इतना बेहतरीन पॉलिटिशियन लीडर दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब, जो उनकी छवि एक ईमानदार, पढ़े लिखे, उस तरह के तो कोई नजर में आता नहीं है। जब उस वक्त जीत नहीं हुई और 32-31 हजार वोट मिला, जबकि पब्लिक उस वक्त आप लोग जानते हैं कि सड़क पर उतर गई थी पूरी, जब उस वक्त जीत नहीं हुई तो कैसे माना जाएगी कोई अलग से? उसके लिए बस तरीका यह था कि 5 साल आप लगातार फील्ड में रहते। डॉक्टर साहब भी 1.5 साल से बैठ गए घर पे, अगर लड़ते फील्ड में रहते, लोगों के साथ में जाते, बताने को उनसे ज्यादा अगर मेहनत करनी पड़ेगी, जितेंद्र आवाड़ से साहब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कोई जीत सकता है। उतना वो ताकत होनी चाहिए। वो चुनाव के दौरान आकर के 2-3 मुद्दे पर गिना देना, उससे कोई मतलब नहीं होता ज्यादा। अच्छा आशा भाई, ये तो हो गई कलवा मुमरा विधानसभा की सीट के बाद जो चुनाव हुए थे, जहाँ पे जितेंद्र आवाड़ साहब ने बहुत ही बड़ी मार्जिन से वो चुनाव को जीता है।
अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। जो नतीजे आए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर महायुति की जो बड़ी एक जीत हुई है उसके बारे में, और जो करारी हार हुई है महायुति की, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत से, एक तो लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो 1% से सिर्फ लीड किया था कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन में, और कांग्रेस के एरोगेंट कहिए या बेवकूफी कहिए या बहुत फूल के गुप्पा हो गए कि हम तो अब विधानसभा भी जीत लेंगे, उस पर ज्यादा मेहनत नहीं किया। होना क्या चाहिए था कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे 2.5 साल, इसी दौरान में वहां से बीजेपी से अलग होकर के बनाया था। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया था। तो इस वक्त इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर तो घोषित कर देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को, तो आज लड़ाई बहुत टक्कर में रही होती। दूसरी चीज है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन के जस्ट पहले एकनाथ शिंदे जी ने खजाना खोल दिया, सरकारी खजाना, उसमें बेरोजगारों को पैसा अकाउंट में डालना शुरू कर दिया, किसानों को डालना शुरू कर दिया, फिर महिलाओं को 7500 रुपया लगभग आ चुका दिवाली के पहले, लाडली बहना है। तो ये सब अच्छा, ये फार्मूला वो मध्य प्रदेश में अपना चुके थे, तो उसको लगा कि यहाँ पे करेंगे तो ये कामयाब होंगे। कहीं कहीं ये भी वजह है, और झारखंड में भी जीत हुई तो वहां भी माइती इस तरह की योजना रही है तो कामयाब, ये इस इलेक्शन के पहले। लेकिन एक वजह नहीं होती है इलेक्शन जीतने की, दूसरी वजह तो मैंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर नहीं बना, इनकी कमजोरी रही है, उसकी वजह से। एक बहुत बड़ी चीज है, देखिए कि जीते हुए कैंडिडेट को उन्होंने तोड़ के लाया था। जैसे अजीत पवार के 41 कैंडिडेट को अपने तरफ मिलाया था विधायक को, वही लड़ा दिया, सबने 41 ही जीत करके आए। उसी तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना से जो तोड़ा था वही, तो जीता हुआ विधायक जब दोबारा लड़ता है तो उसको आसानी होती है। लेकिन अशोक भाई, इंडिया अलायंस के जो नेता जो इस चुनाव के अंदर मतलब हिस्सा ले रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नेताओं का जिस तरीके से बयान आ रहा है, उनका ये कहना है कि चुनाव में जो हार हुई है महाविकास अघाड़ी की, कहीं ना कहीं इसका कारण है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो इसके पहले जो चुनाव हुआ था, जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो बता रहे थे कि मतलब कांग्रेस की वहाँ पे जीत हो रही है, लेकिन अचानक ही वहाँ पे सारे दावे जो एग्जिट पोल के थे, जो सर्वे थे, वो सारे फेल हो जाते हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ जाती है। वैसे ही सेम मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। अब इंडिया अलायंस के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं ईवीएम के ऊपर, वो सवाल उठा रहे हैं जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर। उनका ये कहना है कि हम इस नतीजे को स्वीकार नहीं करते। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हारने के बाद आप ईवीएम की बात उठाएंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं ईवीएम को दोष नहीं देता हूँ, गलती ये इन लोगों का कैडर मजबूत नहीं है, कांग्रेस का कैडर मजबूत नहीं है। दूसरे 102 कैंडिडेट पर आपने लड़ा दिया, उसके बाद कांग्रेस ही थोड़ी लड़ रही थी, अरे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की वो पार्टी भी लड़ रही थी, शरद पवार की भी पार्टी लड़ रही थी, खाली कांग्रेस ही थोड़ी लड़ रही थी। सबसे ज्यादा कांग्रेस लड़ रही थी, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आना चाहिए था। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आई? इसलिए कि ये हवे में रहते हैं हमेशा, और ये ना मीडिया गोदी मीडिया है वो अलग कवर करती है। यहाँ पे इलेक्शन के कई वजह बता तो रहे हैं। एक तो वोट जिहाद और धर्म युद्ध, ये इसको बारीकी से समझिएगा, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है कि वोट जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। सुबह उठ करके जो जद्दोजहद करके जाएंगे, संघर्ष करके, वो वोट ही देना, तो उसको वोट जिहाद कह दीजिए, चाहे वोट के लिए संघर्ष करना कह दीजिए। उसी तरह से धर्म युद्ध क्या है? कर्म करके जाते हैं, धर्म माने कर्म होता है, कर्म करके गए, मजबूत से दिया, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया, जबकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है जनता। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ की हुकूमत जो है, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग, खास करके यहाँ के जो मराठी लोग हैं, ये यहाँ कम्युनल नहीं है, उस तरह का जहन नहीं है माइंड, ये अलग तरह के लोग हैं, भाईचारा चाहते हैं। यही एक वजह नहीं हो सकती, ये भी है थोड़ी सी, बहुत कोशिश योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक, हाँ, सब कुछ बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, एक है तो सेफ है, इस तरह के भी नारे लगाए गए, हाँ, लोगों को वो करने के लिए, हाँ, प्रोवोक करने के लिए। हाँ। दूसरी चीज ये एक बात बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये होती है कि खास करके जिस हम लोग तबके से आते हैं, उलमा का जो बयान आता है इलेक्शन के दौरान, मुझे समझ में नहीं आता इनको मीडिया की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों आकर के मीडिया में आखिरी वक्त में बयान देते हैं और उसका जो है पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह के बयान मजहबी लोगों को आकर के, जो सियासत से नहीं है, उनको नहीं। सज्जाद नुमानी साहब ही नहीं, बहुत से उलमा हैं। एक तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बहुत से लोग लड़ रहे हैं,
इलेक्शन लड़े छोटे जो कई जगह देखा हार की वजह कई है कि 10-12 एकड़ उतारे गए हैं या खुद उतरे हैं, बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, क्या बनाया है समझ में नहीं आता है कि इस तरह से कैंडिडेट उतार देते हैं, उसके बाद 10,000 5,000 4,000 वोट लेकर के, ये बीजेपी की चाल भी हो सकती है। तो हारने बताने का हार की कई वजह है, हार का सबब मतलब देखना चाहिए कि क्या है, ये नहीं देखना चाहिए कि ईवीएम और ये ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि गलती कहाँ से है। अच्छा, और एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, यूपी के संभल के अंदर जो मस्जिद को लेके मामला इन दिनों गरमाया हुआ है, जहाँ पे मस्जिद के विवाद में 5 लोगों की मतलब युवाओं की मतलब मौत भी हो गई, पुलिस की गोली लगने के कारण ऐसा बताया जा रहा है। वो मामला भी काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है उस घटना के ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक घटना है और ताज्जुब होता है कि अदालत एक दिन में सर्वे का आर्डर देती है और 3-3 बार सर्वे हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये मंशा गवर्नमेंट की है और कहीं न कहीं पूरा मशीनरी लगी हुई है। मैं कहता हूँ कि एक राजेश रेड्डी साहब का शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि 200 साल 300 साल पहले की बात हो किसी चीज को, एक 1991 में एक जजमेंट आया था, एक कानून बना था, जजमेंट नहीं कानून बना था कि जो 1947 के पहले जो भी हुआ उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो 1947 के बाद कुछ गलत हुआ, क्या कुछ हुआ है तो उसके बारे में आएगा, लेकिन उसको चंद्रचूड़ साहब हैं उसको किनारे कर दिया और जिस तरह से बाबरी मस्जिद का आस्था के बुनियाद पर दे दिया फैसला। और तज्जुब की बात है कि 1947 के बाद मस्जिद तोड़ी गई, उस पर फैसला नहीं आया, उसको कोई सजा नहीं हुई। ये बहुत खतरनाक है। जब कानून का राज नहीं होगा और नाइंसाफी होगी तो समझ लीजिए बदअमनी पैदा होगी और उससे देश का नुकसान होगा। सलमान भाई, महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव हो गए और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में मार्च महीने के अंदर यहाँ पे कॉर्पोरेशन के भी चुनाव शायद हो सकते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी ने मतलब कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी की है, क्या रणनीति बनाई है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर हम अभी 10 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं और हमने जो दिल्ली मॉडल है, सेम दिल्ली मॉडल के ऊपर ही हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी वही मॉडल आए और अलायंस की तरफ से भी हमारी। दिल्ली मॉडल क्या है आपका? हमारा दिल्ली मॉडल एकदम क्लियर है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और हमारा हेल्थ केयर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी क्या रणनीति होगी, उसके लिए हर शहर टू शहर ये चीज़ डिपेंड करती है कि कहीं पे कॉटन इंडस्ट्री, कहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और इंडस्ट्री है, कहीं पे बिजनेस पार्क है, कहीं पे कॉरपोरेट है। यहाँ से क्या होता है, बिजनेस जनरेट होता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। दूसरा आता है फिर एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट्स है हमारे। तो हमें क्या करना है कि हमें हर एक शहर के अंदर हर एक मोहल्ले में अगर हम कॉरपोरेशन लड़ते हैं तो हम चाहें कि हर एक मोहल्ले में एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक स्कूल होनी चाहिए जो कि वेल फैसिलिटेड हो। इसके अंदर जो बोर्ड होते हैं ना, उसको डिजिटल बोर्ड बनाया जाए। जैसे कि अभी सारी आप स्कूल में देखोगे लगे हुए, हमारे पास वही चौक और पेंसिल वाली बोर्ड है, जबकि डिजिटल बोर्ड्स होने चाहिए जहाँ पे एजुकेशन जो हो एकदम हाई क्लास हो, बच्चों के बैठने की फैसिलिटी अच्छी हो, उनके लिए खाना वगैरह जो एक रिसेस में दिया जाता है, एक हाई प्रोटीन। क्योंकि जो हम जैसे टीएमसी के स्कूल अगर बनाते हैं, पहले के टाइम पे चिक्की वगैरह वैसे दी जाती थी, तो उनको बच्चे की प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान दिया जाए कि बच्चे की हेल्थ भी डेवलप अच्छे से हो और उनको एजुकेशन भी मिले। तो और उनको जो एजुकेशन लेवल मिलता है उसके ऊपर हमें जाके डे टू डे नहीं हो तो वीकली जाके हम लोग एक एक दौरा करके आए, एजुकेशन कैसा चल रहा है वहाँ पे, बच्चों के रिजल्ट्स क्या है, वो कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे को आगे क्या बनना है, उनको क्या फ्यूचर है। सेकेंडली हम लोग बच्चों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हम लोग बच्चों का बनाए कि हमें बच्चों का माइंडसेट जो है वो ऐसा डेवलप करे कि वो समाज के लिए भी अच्छा हो और अपनी लाइफ के अंदर भी वो बेहतर कर सके। मतलब कैंडिडेट उतारेंगे आप लोग कॉर्पोरेशन के चुनाव? जितने वार्ड हो गए उसके हिसाब से हर वार्ड में ऑलमोस्ट 3 कैंडिडेट है, तो हम लोग सारे कैंडिडेट ही उतारेंगे।
अच्छा अशरफ भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जितेंद्र रावत साहब पिछले 15 सालों से यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने काफी विकास के काम किए शहर में, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई ऐसा काम जो हो जाना चाहिए था, कोई एक ऐसा काम आपकी नजर में कि इन 15 सालों में हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ? जिससे ही है, एक 15 साल में एक गर्ल्स कॉलेज खुलना चाहिए था यहाँ पे। ये बहुत है, ये चाहते तो हो सकता था, कोशिश करना चाहिए था, और हो सकता है कोशिश भी करें। ये बात हम लोग मिल करके कई बात विकास के बारे में बात किया उनसे, और उन्होंने कहा है, और एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया है उन्होंने। अरविंद जी की तारीफ किया, और मोहल्ला क्लिनिक को हो सकता है कि मौका मिले तो मोहल्ला क्लिनिक पर खोलें, वो हम लोग की वजह से करेंगे, ये बात हुई है उनसे। ये हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हम लोग जो काम किया ना, हर एक मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक होना चाहिए। वो पोर्टेबल कैबिन्स का बनाए या कोई भी ऐसे इसका या गाले मिल के बनाए, बट एक क्लिनिक होना चाहिए। ये हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान हो गया। उसके बाद जो हमने ना जब इलेक्शन से पहले जितेंद्र रावत सर से हमने मुलाकात की, उसके हमने सारी चीज़ें रखे। तो अभी हमारा ये है कि वो सारे काम हम अपने शहर में करवाएं और साथ में मिल के करें। जहाँ तक एमएलए के जिम्मेदारी आती है वहाँ पे हमने करें। उसका जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, जो नगर पालिका का जो काम है सारा, वो भी हम बढ़ चढ़ के करेंगे। इसके अंदर मतलब हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल एक इंग्लिश में कोट है कि शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल बी अमंग्स द स्टार्स। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारी जो नाले हैं वो नदी बन जाए, कैसे बने उसके ऊपर काम किया जाए। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पानी, बिजली, ये सब मुफ्त मिले, और मुफ्त मिले तो साथ ही साथ में अवेयरनेस भी मिले लोगों को कि वो एजुकेटेड रहे, वो कचरा किस तरीके से फेंके, वो क्या होते पानी का इस्तेमाल कैसा करें, वो बिजली का इस्तेमाल कैसा करें, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे जा सकते हैं। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें जो हम लोग करना चाहते हैं और हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे थे बीजेपी की गवर्नमेंट है और मेडिकल कॉलेज हर जगह हो रहे हैं, तो मुंब्रा में जो ये हॉस्पिटल है, अब जो लोग बीजेपी के साथ में रहें या अलायंस में रहें, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो दबाव डाले कि मुंब्रा में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। मेडिकल कॉलेज ये जो हॉस्पिटल उसी को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करवा दे, उसका कैंपस वगैरह सब कुछ उसका एजुकेशन के अंदर हमारा आपने अवार्ड साहब से कभी बात की? बिल्कुल, गवर्नमेंट में आते तो उसे ये बात कहा गया कि इसको इस तरह से किया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर, गवर्नमेंट में आएंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट में ये आया था कि 12 मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं, तो एक मुंब्रा में हो सकता है, बहुत अच्छा मौका है, और यहाँ के लोग भी अब शामिल हैं उसमें, उस गवर्नमेंट के साथ, तो कोशिश करें। अशरफ भाई